बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम विमर्श, जिसमें हम बात कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और उनकी ज़िंदगी की। मुनीज़ा जी, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, फैज़ साहब तो हम लोगों के लिए एक शायर हैं, आपके लिए एक वालिद भी रहे, लेकिन क्या कभी एक बेटी होते हुए आपने उन्हें शायर की हैसियत से पढ़ना चाहा, और अगर आपने पढ़ा तो आपने उन्हें कैसा शायर महसूस किया? देखें, शायरी उनकी बड़े बड़े लोग बैठे हैं और औरों से भी मिल चुकी हूँ, इतनी आसान नहीं जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये तो कुछ कुछ है। लेकिन फैज़ का जो कमाल मैंने देखा है, मैंने फैज़ को अब पढ़ना शुरू किया है 2-3-4 साल पहले, और अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल से आसान से मुश्किल तक जा रही हूँ। ये जो सादी सादी शायरी है उसमें भी अगर जाएं आप तो उनकी परतें खुलती जाती हैं, और ये उस बात पे मुनहसर है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में उसको पढ़ रहे हैं। अगर आप जिस तरह मुली साहब ने कहा आशिकी की मूड में पढ़ रहे हैं तो लगता है कि जैसे मैं आशिक हूँ, मेरे लिए लिखा गया है। अगर आप उसको रेवोल्यूशनरी जहन से देखेंगे तो लगेगा ये मैं हूँ और ये मेरा वतन है, ये मेरी ज़मीन है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो कमाल उस शायर का यही है। मैंने जब उनको पढ़ना शुरू किया है तो मैंने ये देखने की कोशिश की है कि क्या ये जो मुझे समझ आ रही, क्या उनका मतलब यही था, और जितना उसको आप कुरेदें और खोदें उसका मतलब दिन और निकलते हैं। क्योंकि देखें, वो अभी ज़ुबान की बात हो रही थी, उनकी 3 ज़ुबानों पे उन पर दस्तरस हासिल थी, अंग्रेज़ी, उर्दू, 4 फ़ारसी और अरबी। ये चारों ज़ुबानें जैसे कहते हैं ना उनकी घर की लौंडियाँ थी। तो वो एक वक्त में 4 ज़ुबानों में सोच भी सकते थे। और ये एक मशहूर वाक़या है उनका कि जब उनका इम्तिहान, कोई मेरे ख्याल में कॉलेज में इम्तिहान दिया गया, तो पतरस बुखारी साहब उनके उस्ताद थे, तो किसी ने पूछा आपने उनको 100 पे 100 नंबर दे, पूछा, उनका मेरे बस नहीं चलता वरना मैं 100 में से 110 दे देता। तो वो इतना कमाल था उनके इजहार में, तो वही लेकिन कमाल वो जो है, जो सारी बात है कि जिसे कहते हैं कि समुंदर को एक कूजे में बंद करना, वही उनका कमाल है कि 4 लफ्ज़ों में, 6 लफ्ज़ों में, 8 लफ्ज़ों का जो भी काफ़िया जिस तरह बनता है उसमें सारा मतलब कह भी जाना। और ये चूँकि मैंने तो उनको देखा हुआ है, अपने घर में भी देखा हुआ है, जिस तरह जब किस तरह वो चलते फिरते मुस्तरब परेशान कि कुछ हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है मेरे ख़्याल में, मुझे जहन में तो नहीं, लेकिन शायद लफ्ज़ों की तलाश हो उस वक्त, शायद उस वक्त वो सही लफ्ज़ ढूंढ रहे हो कि यहाँ क्या फिट होता है। और फिर उसके बाद जो चेहरे पे मुस्कुराहट और एक कंधे से बोझ उठ गया, हाँ इत्मीनान। यू नो, माय मदर यूज्ड टू से, फैज आर यू फिनिश्ड? यस यस। आई थिंक शी वाज जस्ट एज रिलीव्ड कि शुक्र है, यू नो, ही इज बैक टू नॉर्मल, बैक टू बिजनेस। सो मुश्किल शायर है, मुश्किल शायर है। मुश्किल। आप फारसी की बात कर रही हैं, उसमें अरबी भी आ रही है, उसमें हिस्ट्री भी आ रही है, बिल्कुल। और उसमें मुश्किल है। इसी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसे बहुत लोगों का कहना है कि शुरू में जो उनकी शायरी थी वो खिताबिया थी, मतलब जो संबोधित करती थी, और इसकी वजह से उनकी नज़मों में शेरियत की कमी थी। इसको किस तरह से इसमें आप... जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि फैज़ की जो रूमानियत है वो हमें इनकलाब की तरफ किस तरह से ले जाती है, और बार बार वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए अब भी दिल का शह तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो ये जो इंसानियत का, पूरे समाज का जो दर्द है, उधर जो उनकी नज़र जाती है, ये फैज़ के यहाँ उनके शुरुआती दौर से ही जो है, कुछ लोगों का ये ख्याल कि नहीं ये बाद में ये लहजा उन्होंने अख्तियार किया। आप नक्श फरियादी की उनकी शायरी देखिए, और बिल्कुल शुरू के जो है जो अशार हैं उन पर आप अगर नज़र डालिए तो आप देखिए कि फैज़ कहते हैं, दिल रहीने गमे जहाँ है आज, हर नफस तिश्नए फ़ुग़ा है आज, सख्त वीरा है महफिले हस्ती, ऐ गमे दोस्त तू कहाँ है आज। ये नक्श फरियादी बिल्कुल शुरुआती दौर की जो उनकी शायरी है, और ये लहजा फैज़ के यहाँ आखिर वक्त तक कायम रहा, जिसमें वो कहते हैं कि करे न जग में अलाओ तो शेर किस मसरफ, करे न जग में अलाओ तो शेर किस मसरफ, करे न शहर में जल थल तो चश्मे नम क्या है, और लिहाज में कोई कुछ दूर साथ चलता है, वगरना शहर में अब खिज्र का भरम क्या है। तो ये लहजा आप देखिए शुरुआती दौर का जो नक्शे फरियादी, और आखिर वक्त तक जो है कि कहते हैं कि सजाओ बज़्म, गज़ल गाओ, जाम ताज़ा करो,
जो ज़िंदगी से लगाव है उम्र के आखिरी हिस्से तक। फैज़ साहब का 20 नवंबर को इंतकाल हुआ है 1984 में, और ये नवंबर 84 की गज़ल का शेर है कि कहते हैं कि सजाओ बज़्म गज़ल गाओ जाम ताज़ा करो बहुत सही गमे गेती शराब कम क्या है। तो वो जो शायर का एक हौसला और जो उसमें एक उम्मीद की किरण हर वक्त जो है उसके जहन में रोशन है, वो कभी फैज़ का दामन नहीं छोड़ती लेकिन है। इतने गम सहने के बाद, इतनी दर्द सहने के बाद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि फैज़ इतने पुरुम्मीद कैसे रहते हैं। देखिए वो पूर्व में कैसे रहते हैं, इसमें आपको हिंदी के लगभग 18 लेखकों ने पहली बार फैज पर लिखा है, अच्छा, जिनमें 4-5 तो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स हैं। इसके पहले कभी नहीं लिखा था सेंटिनरी के पहले। एक जुदा अंदाज का जादू। फैज की शायरी एक जुदा अंदाज का जादू, ये हमने एडिट किया है। ये किताब भी अभी अभी आई है। और ख़ास बात यह है कि 1981 में गुबारे अय्याम नाम का जो उनका कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा है, समाजवाद को लेकर के सारी दुनिया में ये फलसफा आ रहा है कि अब केवल पूंजीवाद रहेगा दुनिया में, समाजवाद की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया समाजवाद। उस मौके पर वो रिव्यू करते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है और आशा है उनको, उम्मीद है, लेकिन गड़बड़ पर सोचने को तैयार करते हैं सब लोगों को। और वो कहते हैं, जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, कोई अरबी फारसी शब्द नहीं है। जब दुख की कितना कम्प्लेक्स सिचुएशन है, देखिए डिबेट हुआ है सोवियत संघ का और उसका एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या देते हैं। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, था कितना कसबल बाहों में, लोहू में कितनी लाली थी, यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी, यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी, हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी। कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। क्या बात है। तो अब इन गलतियों से सबक लेने की बात भी करते हैं। ये ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिए विमर्श के साथ। मिर्ज़ा गालिब पर हमारा खास प्रोग्राम देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और उनकी ज़िंदगी का। विद्या, आप जब उनका कलाम गाती हैं, ऑडियंस तो बेशुमार होते, बहुत सारे लोग होते हैं, रिस्पांस कैसा मिलता है? लोग कैसे गिरविदा हो जाते हैं फैज़ के, उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? सबसे मज़ा तो इसलिए भी आता है कि हमेशा फरमाइशें होती हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों के जहन में ऐसे तराशी हुई हैं, ऐसा गाया है लोगों को फैज़ ने। पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े उस्तादों ने गाया है, मेहदी हसन साहब ने इतना खूबसूरत गाया है, और इकबाल बानो, फरीदा खानम, नयारा नूर, सभी लोगों ने इतनी खूबसूरती से फैज़ साहब का कलाम गाया है। और ख़ास बात ये भी है कि उसमें एक रागदारी जो है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये इसलिए भी संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि फैज़ साहब को मौसीकी बहुत, वो उनको बहुत पसंद थी। एज फार एज आई नो, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और एक वाक़या याद आता है, 1969 में बेगम अख्तर गई, शी वॉज इन्वाइटेड टू कराची बाय द ग्रामोफोन कंपनी देन, और फैज़ साहब वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट इन द ऑडियंस।
तो उन्होंने तब डिक्लेयर किया बेगम अख्तर ने कि आपका कलाम तो हिंदुस्तान में भी लोग बहुत सुनना भी चाहते हैं और हम लोग गाना भी चाहते हैं उसको. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन शी sang शामे फिराक अब न पूछ, दैट आइकॉनिक गज़ल ऑफ बेगम अख्तर सिंगिंग फैज़. तो ये जो रागदारी है जिस तरह से लोगों ने पेश किया है उनका कलाम, जो उसमें एक मौसीकी इज सो स्ट्रॉन्ग, यू नो, द म्यूज़िक एलिमेंट, उससे ये होता है कि और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और गाया जा सकता है. इट बेकन्स यू टू सिंग कि आप नई चीज़ें और आप उनको अपने तर्ज में आप बांधिए, आप गाइए. तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि आपने शाहाना में भी गाया, गौर सारंग में भी गा दिया, यू नो. तो आई हैव एंड दिस मिक्स ऑफ म्यूज़िक एंड पोएट्री लोगों को अच्छा ही लगता है. चल मॉडर्न हिंदी पोएट्स में एंड उर्दू पोएट्स में एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस पोएट्स में अकेले फैज साहब है, पाकिस्तान समेत अकेले फैज साहब है 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स के पोएट्स में, लेटर 20th सेंचुरी के पोएट्स में अकेले फैज साहब है, जिनको मोर देन 300 सिंगर्स ने गाया, मोर देन 300 जो अपने आप में एक इंक्लूडिंग क्लासिकल सिंगर्स. बिल्कुल बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. चलते चलते अगर आपकी सबकी मैं एक आखिरी राय ले लूँ, आज का जो हमारा विषय है फैज़ साहब की शायरी और उनकी ज़िंदगी, मुनीज़ा क्या कहना चाहेंगी आखिर में कि उनकी जो शायरी है और उनकी जो ज़िंदगी है वो आपने बहुत करीब से देखी है, लेकिन कितनी आज के ज़माने में कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रासंगिक हो जाती है? मेरे लिए तो अगर फैज़ के साथ कोई लफ्ज़, कोई और अगर लफ्ज़ जोड़ा जाए तो वो उम्मीद का है. और मेरे ख़्याल में यही है शायद वो बात जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें इतना पढ़ते हैं. क्योंकि अगर, वैसे तो बहुत सी कमियां हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, नौकरी नहीं, वो सब कुछ है, लेकिन इससे भी बढ़कर अगर कुछ फुकदान है मेरे ख़्याल में दुनिया में तो कुछ उम्मीद का है. कुछ लगता है जैसे सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं है. तो मेरे ख्याल में फैज़ इज़ जस्ट एज रेलिवेंट टुडे फॉर दैट रीज़न दैट ही गिव्स अस होप, ही गिव्स अस ऑप्टिमिज्म एंड ही गिव्स अस अ मैसेज ऑफ पीस. And I think it is the peace, inner and outer, that should save this world. उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं. हमारे दिलों पर उम्मीद के हर्फ वो नक्श कर जाते हैं, हमारे दिलों पर उम्मीदों की परछाई छोड़ जाते हैं, हमारे दिलों में ख्वाब का तसव्वुर सामने आने लगता है कि अभी कोई निराशा की बात नहीं है, उम्मीद है, आने वाला दिन बेहतर होगा. जो आपने जिस बात की तरफ उम्मीद और अमन का जो जज्बा है वो शुरू से लेकर आखिर तक, और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि उनके फ़िक्र व अमल, कथनी और करनी में किसी तरह का फ़र्क नहीं है. और इसीलिए फैज़ ने सिर्फ शायरी ही में नहीं बल्कि जो उन्होंने प्रोज़ में जो कुछ भी लिखा है, जिसमें उनकी इंटरव्यूज़ हैं, उसमें जिस तरह की उनकी आइडियोलॉजी उभर करके सामने आती है. और इसीलिए जब लेनिन पीस प्राइज़ उन्हें मिला उस वक्त जो उन्होंने तकरीर की, उसकी 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि उस तकरीर में कहते हैं, आज जब हम सितारों की दुनिया में बैठकर अपनी ही दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं तो छोटी छोटी कमीनगियाँ, खुद गर्जियाँ, ये ज़मीन पर चंद टुकड़ों को बांटने की कोशिश और इंसानों की चंद टोलियों पर अपना सिक्का चलाने की कोशिश कैसी बईद अज़ अक्ल बातें हैं, अक्ल से परे बातें हैं. अब क्या इंसानों में ऐसे जी शऊर यानी समझदार लोग, मुनसिफ मिजाज और दयानतदार लोगों की तादाद इतनी मौजूद नहीं है जो सबको मनवा सके कि ये जंगी अड्डे समेट लो, ये बम और रॉकेट, तोपें और बंदूकें समंदर में गर्क कर दो और एक दूसरे पर कब्ज़ा जमाने के बजाय सब मिलजुल कर तस्खीर कायनात के लिए आगे बढ़ो. यही जो माहौल आज हम देख रहे हैं, आज भी उसी तरह से जिस तरह से जंगबाज ताकतें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पहले के मुकाबले में, और इंसानियत को जो सबसे बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है कि हमें ये बताया जा रहा है कि सिविलाइजेशन का क्लैश है. हम भारतीय, हमारा जो एक पूरा फ़लसफ़ा है वो क्या है कि हम तो ये समझते हैं कि तहजीबें एक दूसरे को मिलाती हैं,
तहजीबें जो है एक दूसरे को इंसानों की हैसियत से समझने और परखने का सबक देती हैं। तहजीबें जो है टकराव या क्लैश नहीं पैदा करती हैं। इंसानियत की बात बिल्कुल की जाए। इसीलिए फैज़ जो है वो शुरू से आखिर तक इंसानियत की बात करते हैं। और आखिर में जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने किसी अमल पे शर्मिंदा नहीं है। फैज़ कहते हैं सबसे खूबसूरत बात ये है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी भी अमल पर पूरी जिंदगी में शर्मिंदा नहीं है। और कहते हैं कि इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दागे नदामत। वाह, किसी तरह की नदामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो ये जो सुरखरू होकर के शायर जो है जाता है, और इसीलिए आज हमारे लिए फैज़ रेलेवेंट है। बिल्कुल। विद्या जी क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ अमन और उम्मीद की बातें हो रही हैं, लेकिन फैज़ साहब ने उसको इतनी खूबसूरती से निचोड़ दिया है अपनी इस दुआ में, जो मेरा ख्याल में, टू यूज़ अ क्लीशे, इट इज़ द मोस्ट सेक्युलर पीस ऑफ राइटिंग, prayer, that is most relevant in today's political, social, cultural, कुछ भी आप उसको कोई भी टाइटल दे दीजिए, लेकिन आज के माहौल में तो 2-4 पंक्तियाँ उसकी सुनाऊंगी। एंड अली जावेद साहब, आई विल गेट द लास्ट वर्ड। आइए हाथ उठाए हम भी, आइए हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, आइए हाथ उठाए हम भी, आइए अर्ज़ गुज़ारें के निगारे हस्ती, ज़हरे इमरोज़ में शीरीनी फ़रदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज़ को हल्का कर दे, आइए हाथ उठाएं हम भी। बहुत खूबसूरत, वाह, बहुत वाह। दिलकश, बहुत हसीन। चलते चलते सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी इंसानियत के मुख्तलिफ रंगो बू से भरपूर है। कहीं इश्क है तो कहीं मज़दूर का दर्द, कहीं पैगाम आज़ादी है तो कहीं नाराए इनकलाब। कुल मिलाकर उनकी शायरी पर इंसानियत की दर्द व गम की तर्जुमान है। और यही वजह है कि उनकी जन्म शताब्दी पर अपने अपने अंदाज में लोग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हमारी भी इस दिशा में ये एक छोटी सी कोशिश थी। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस इतने खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ विमर्श में इजाज़त दीजिए। फिर एक नए विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।